कॉम्पटन माउंटेन रेंज में स्थित एक मिलिट्री कैंप में रिपोर्ट आई है कि स्काउटिंग ऑपरेशंस भारी बारिश की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ सोल्जर्स ने उत्तर पूर्व दिशा से आ रही मिस्टीरियस लाइट्स को नोटिस किया है। दृष्टि साफ न होने के कारण ट्रूप्स ने अस्यूम किया कि वो लाइट्स शायद मैकार्थीज मेन की तरफ से आ रही हैं। इस कैंप का कमांड संभाल रहे हैं एड्रियन वॉन कलिस्टा, जो काउंट ऑफ कलिस्टा के नाम से जाने जाते हैं। रिपोर्ट रिसीव करते ही काउंट अपनी चेयर से उठते हैं। वह पर्सनली इस इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। उधर सोल्जर्स पहले से ही अपने हालातों को लेकर शिकायत कर रहे हैं। वे ये सब एक दूसरे आदमी की जमीन पर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां एक रेयर ड्रैगन मिलने की संभावना है। इसके अलावा इन आदमियों को इस हार्डशिप से सिर्फ इसलिए गुजरना पड़ रहा है क्योंकि काउंट को आसपास के टाउन्स और ड्यूक्स की फेवर चाहिए। एक अफवाह यह भी है कि काउंट एड्रियन फॉन कलिस्टा एक बेकार इंसान है, लेकिन सोल्जर्स को इस बात से राहत है कि कम से कम वो बैटलफील्ड में उन्हें लीड कर पा रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता, वो गलत है। जो इंसान उस बैटल हेलमेट के अंदर है वो असली कलिस्टा नहीं है। वह व्यक्ति हमारा MC हांस है और वो बचपन से ही कलिस्टा की सेवा कर रहा है। शुरुआत में हांस बस उसका होमवर्क करने में मदद करता था, लेकिन जल्द ही उसे सोर्ड प्ले, कॉम्बैट ट्रेनिंग और दूसरे मार्शल स्किल्स सीखने के लिए मजबूर किया गया। जब एड्रियन के पिता की मौत हुई तब हांस को काउंटी मैनेजमेंट और कई प्रशासनिक काम भी संभालने पड़े। धीरे धीरे एड्रियन की जगह डबल बनने की जिम्मेदारी हांस पर आ गई, जब एड्रियन खुद शराब और औरतों में डूबा हुआ था। और अब बैटलफील्ड में एड्रियन की जगह लड़ रहा है हांस। हांस ने इस रोल से जुड़ी हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे एक दिन बैटलफील्ड तक आना पड़ेगा। हांस और उसके साथ के सोल्जर्स आखिरकार उस जगह पर पहुंचते हैं जहां स्काउट्स ने रोशनी देखी थी। विजिबिलिटी बहुत पूर होती है, इसीलिए एक सोल्जर सजेस्ट करता है कि वो लोग वापस कैंप लौट जाएं, लेकिन हांस गहरी सोच में डूबा होता है, एक आम आदमी की जिंदगी और मौत के बाद जीवन के बारे में सोचते हुए। जैसे ही वो लोग वापसी की तैयारी करते हैं, अचानक एक सोल्जर पर हमला होता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसी समय सभी को समझ आता है कि वो एक एम्बुश में फंस चुके हैं। कमोशन के बीच हांस को पीछे से एक स्पीयर से भेद दिया जाता है। वो जोर से जमीन पर गिरता है और सोचता है, क्या यही मेरी कहानी का अंत है? उसे यकीन नहीं होता कि वो किसी और की जगह स्टैंड इन बनकर मरेगा। जैसे जैसे उसकी चेतना कम होती जाती है, हांस सोचता है, क्या कोई दूसरी जिंदगी भी होती है जहां मैं सिर्फ खुद बनकर जी सकूं, किसी और का नकाब पहनकर नहीं? और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अंधकार में डूबते हुए उसकी चेतना विलीन हो जाती है। अचानक हांस की आंखें फिर से खुलती हैं। उसके सामने एक मेड मेलीन घुटनों के बल रोती हुई बैठी है। हंस सोच में पड़ जाता है, ये मेड यहाँ क्या कर रही है? और यह देखकर हैरान रह जाता है कि मेलीन काफी कम उम्र की लग रही है। वो सुनता है कि मेली ने उसे माय लॉर्ड कहकर रो रही है और उससे माफी मांग रही है। हंस चौंक कर देखता है, उसके हाथ में एक विप है। वो चारों तरफ देखता है और पाता है कि वो एक रॉयल और बहुत ही सुंदर कमरे में है। जब वो सामने लगे मिरर की ओर देखता है तो उसमें उसे काउंट कलिस्टा की परछाई दिखाई देती है। वो तुरंत हाथ का केन नीचे गिरा देता है और अपना चेहरा छूता है, जैसे कि ये यकीन करना चाहता हो कि वो जो देख रहा है वो सच है। हांस तुरंत मेलीन की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में करुणा होती है, लेकिन मेलीन डरकर अपने हाथ ऊपर कर देती है, जैसे उसे मारा जाएगा। हांस खुद को रोक लेता है और धीमे स्वर में पूछता है, ये कौन सा साल है? मेली ने जवाब देती है, साल 853। हंस हिल जाता है। उसे कुछ बड़ा समझ में आता है। वो अब जान चुका है कि किसी तरह वो काउंट कलिस्टा अपने पुराने मालिक के शरीर में आ गया है। और इतना ही नहीं, सब कुछ 15 साल पीछे चला गया है। हैरानी और डिसबिलीफ में डूबा हंस बिस्तर पर गिर जाता है, सोचते हुए, क्या ये सब हकीकत है या फिर कोई सपना? वो एक लग्जरियस रूम में है जहां हर चीज चमक रही है और काउंट का शरीर बहुत ही मुलायम और आरामदायक लग रहा है। हांस अब महसूस करता है कि उसका शरीर बेहद डेलिकेट है। आखिर उसने कभी भी कोई लेबर रिलेटेड काम नहीं किया है। थोड़ा संभलने के लिए हंस मेलीन से कहता है कि वो कमरे से बाहर चली जाए। जैसे ही मेलीन कमरे से बाहर निकलती है, हांस की नजर उसके पैरों के पीछे पड़ती है, जहां साफ केन मार्क्स दिख रहे होते हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि एड्रियन ने उसे बार बार मारा है। हांस फिर से बिस्तर पर गिर जाता है और सोचता है, एड्रियन इतिहास का सबसे घटिया और बेकार लॉर्ड है। एड्रियन फॉन खालिस्टा को सर्वेंट्स को तुच्छ कारणों पर रोकने और उन्हें टॉयज की तरह ट्रीट करने के लिए जाना जाता है। उम्र बढ़ने के साथ
एड्रियन पूरी तरह से वेस्टफुलनेस में डूब गया। इन सब के दौरान जो भी मेस एड्रियन करता था उसे साफ करने का काम हमेशा हांस करता था। लेकिन तभी हांस को कुछ याद आता है और वो तेजी से कमरे से बाहर निकल जाता है। वो घर के एक पुराने कमरे का दरवाजा खोलता है, पर जो वो देखता है वो उसके अनुमान से बिल्कुल अलग होता है। यह कमरा उसका होना चाहिए था, लेकिन अब यह स्टोरेज रूम बन चुका है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि वो गलत कमरे में नहीं आया है। आखिर उसने 20 साल से ज्यादा इसी कमरे में बिताए हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी एक सर्वेंट की आवाज आती है। क्लोड, एक नौकर, उसे देखकर पूछता है, माय लॉर्ड, आप सर्वेंट क्वार्टर्स में क्या कर रहे हैं? हंस हैरान होता है, क्योंकि क्लॉड उसके पुराने साथी थे। वो और मेलीन उसके साथ बड़े हुए थे। हांस तुरंत क्लॉड की ओर मुड़ता है और पूछता है, सर्वेंट हांस कहाँ है? ये सुनकर क्लॉड पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उसने कभी किसी हांस नाम के व्यक्ति के बारे में सुना ही नहीं। हांस उसे अपना डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन क्लॉड को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो किसकी बात कर रहा है। तभी हांस को एक कड़वा रियलाइजेशन होता है कि एड्रियन के शरीर में उसका पुनर्जन्म, रीइंकारनेशन होने का मतलब है इस दुनिया में उसका असली हांस अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ समय में सर्वेंट्स के बीच ये खबर फैलने लगती है कि लॉर्ड का बर्ताव अजीब हो गया है। कुछ ने उसे सुबह सुबह उठते हुए देखा, जबकि वो हमेशा दोपहर तक सोया रहता था। उधर 2 मेड्स हांस के स्ट्रेंज बिहेवियर को लेकर बातें कर रही होती हैं। तभी हांस अचानक उनके पीछे प्रकट होता है, जिससे वो दोनों डर के मारे उछल पड़ती हैं। हंस उन दोनों मेड्स से माफी मांगता है कि उसने उन्हें डरा दिया और उनसे कहता है कि नैनी को बुला दें। अब 1 हफ्ता हो चुका है हांस को एड्रियन के शरीर में आए हुए। हांस धीरे धीरे समझ जाता है कि उसे अब यह मानना पड़ेगा कि वो एड्रियन है और अब उसे उसी की जिंदगी जीनी होगी। कुछ देर बाद नैनी उसके पास आती है। वो चिंतित लग रही थी, क्योंकि हांस की नींद ठीक से नहीं हो रही थी। हंस जवाब देता है, मैं मुश्किल से ही सोता हूं और जब आंख खोलता हूं तो यूं लगता है जैसे फिर से खोल रहा हूं। महिला पूछती है कि क्या वो नाश्ता तैयार करे। हांस कहता है नहीं। वो बताता है कि पहले उसे अपनी मां से मिलना है। नैनी ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन तुरंत जवाब देती है, ये बहुत अच्छा विचार है माय लॉर्ड। हांस सीधे अपनी मां के चेंबर्स की ओर निकलता है। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है, उसकी बहन रिजीना और मां ओवेन दोनों उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। रिजीना पूछ बैठती है, इतनी सुबह यहां क्या कर रहे हो? लेकिन ओवेन तुरंत अपनी बेटी को डांट देती है। हालांकि उसे दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एड्रियन कभी भी अपने परिवार की फिक्र नहीं करता था। ओवेन अपने बेटे को अंदर बुलाती है और कहती है, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। 3 साल पहले जब पूर्व काउंट की मृत्यु हुई थी, ओवेन सदमे से बेड रिडन हो गई थी। अब हाउस कलिस्टा में बस 3 ही लोग बचे हैं, एड्रियन, ओवेन और रेजिना। हालांकि कलिस्टा परिवार रोजनबॉम एम्पायर के एक दूर दराज हिस्से में रहता है, उनकी हालत पहले काफी अच्छी थी, लेकिन काउंट की मृत्यु के बाद परिवार की सारी ग्लोरी खत्म हो गई। इतनी बुरी हालत हो गई कि खाने के लिए उन्हें अपने ट्रूप्स तक किराए पर देने पड़े। हांस जिस भविष्य से आया है, उसमें ओवेन की मृत्यु हो चुकी थी और रेजिना को सिर्फ कर्ज में डूबा हुआ घर विरासत में मिला था। हांस अपनी मां का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं अब ज्यादा बार मिलने आया करूंगा। लेकिन ओवेन प्यार से जवाब देती है, इतना कष्ट मत लो। मैं जानती हूं कि एस्टेट का काम कितना स्ट्रेसफुल होता है। ओवेन के कमरे से बाहर आने के बाद हंस फैसला करता है कि अब वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर एस्टेट को अच्छे से मैनेज करेगा। उसी समय बटलर आलमन उसे सूचित करता है कि मिस्टर फ्लिन उससे मिलने आए हैं। हंस को याद आता है कि यही वो समय था जब एक लॉयल बटलर आलमन एड्रियन के लिए काम करता था। वो नौकरों के लिए हमेशा एक ढाल बनकर खड़ा रहता था, यहां तक कि एड्रियन जब सर्वेंट्स को मारता तो आलमन अपने शरीर से उन्हें बचाता था। एड्रियन ने कभी उसकी जिंदगी आसान नहीं बनाई, फिर भी अल्मान वफादार रहा। लेकिन यही वो समय था जब आलमन ने इस्तीफा दे दिया था और उसकी जगह आया था नया बटलर साइड, जो सबसे घटिया और अयोग्य था। साइड ने सिर्फ नौकरों को तंग ही नहीं किया, बल्कि पूरे परिवार की फाइनेंसेस को तबाह कर दिया। हांस अब सोच रहा है कि कैसे आलमन को जाने से रोका जाए। इसी दौरान हांस फ्लिन से मिलने की तैयारी करता है। फ्लिन कलिस्टा टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर है और एक बहुत ही क्रूअल इंसान है। वो सर्वेंट्स को अपनी स्लेव्स की तरह ट्रीट करता था और मारता भी था। हंस चाहता है कि वो फ्लिन की बातें सुने, और जैसा कि उसने याद किया था, फ्लिन उसे बताता है कि उसने आलमन के लिए एक नया रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी आलमन को हटा दिया जाए। हंस ये सुनकर चौंक जाता है। फ्लिन उसी प्लान को दोहराता है जो हैंस पहले देख चुका है।
फ्लिन रेकमेंड करता है एक आदमी, साइड। वो कहता है एसआई बहुत कॉम्पिटेंट है और मेरे लिए भाई जैसा है। फ्लिन कुछ और कह पाता, उससे पहले ही हैंस उसे रोक देता है। बस, अब और मत बोलो। हंस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लेता है। वो फिर फ्लिन से पूछता है, क्या तुमने सच में अभी वही कहा जो मैंने सुना? क्या तुम सच में आलमन को फायर करने का प्लान बना रहे हो? फ्लिन हांस के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर खुद पर ब्लेम डालता है। माफ कीजिए माय लॉर्ड, शायद बात समझाने में मुझसे गलती हो गई। फिर वो अपनी जेब में हाथ डालता है और कुछ निकालता है। वो हांस का हाथ पकड़ता है और उसमें 10 गोल्ड कॉइन्स रख देता है। हंस एकदम शॉक और घृणा में डूब जाता है। फ्लिन कहता है, आपको गंदे कामों में अपने हाथ नहीं डालने चाहिए। मैं सब संभाल लूंगा। बस एम्बेजलमेंट का एक छोटा सा चार्ज लगाना होगा। और हाँ, सारे रिकॉर्ड्स भी रेडी हैं। हंस बिना कुछ बोले अपने हाथ में रखे 10 गोल्ड कॉइन्स को घूरता रहता है। एक आम गरीब परिवार 1 महीने में 10 सिल्वर से जिंदा रहता है। और यहाँ 10 गोल्ड कॉइन्स यानी 20 महीने का खर्च एक आम इंसान के लिए। एक गोल्ड कॉइन एवं 20 सिल्वर कॉइन्स। फ्लिन, जो कि कलिस्टा टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर है, उसे छोड़कर कोई और इनकम सोर्स भी नहीं है। मतलब ये पैसे लोगों से चुराए गए हैं। हैंस अब पूरी तरह टूट चुका है। उसकी समझ में आता है कि एड्रियन ब्राइब्स लेता था और फ्लिन जैसे लोग उस पैसे से एस्टेट को मैनिपुलेट कर रहे थे। उसे अब समझ आता है, फ्लिन ने रेजिग्नेशन नहीं दिया था, उसे निकाला गया था। हर कोई जानता था कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया था, लेकिन सब चुप रहे। और उस समय हांस बहुत छोटा था सच्चाई समझने के लिए। हंस इन सब बातों से अंदर तक हिल जाता है। धीरे से वो कहता है, ऑसवाल्ड आओ। ऑसवाल्ड, जो कि नाइट बॉडीगार्ड है, हाजिर होता है। हांस अब पूरे अथॉरिटी के साथ कहता है, फ्लिन को अरेस्ट करो। उसने मुझसे करप्ट रिक्वेस्ट की और मेरे सर्वेंट पर झूठा आरोप लगाया। उसे तुरंत डंजन में बंद करो। ऑसवाल्ड बिना समय गंवाए आदेश मान लेता है। फ्लिन पूरी तरह शॉक में आ जाता है। उसका मुंह खुला रह जाता है। वो हंस से गिड़गिड़ाता है, मेरे लॉर्ड, प्लीज आप समझ नहीं रहे हैं। लेकिन हंस बिना देखे बस दूर देखता रहता है, जैसे कि उस आदमी का वजूद ही नहीं। हांस चुपचाप वो 10 गोल्ड कॉइन्स मेज पर गिरा देता है और सोचता है, मैं एड्रियन के शरीर में क्यों आया हूं? शायद वो कुछ नहीं जानता, लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि एड्रियन ने अनगिनत लोगों को दर्द दिया है और हंस एड्रियन नहीं है। वो ये इतिहास फिर से नहीं दोहराने देगा। मैंशन हॉल में ऑसवाल्ड फ्लिन को घसीटते हुए डंजन की ओर ले जा रहा होता है। वो फ्लिन से कहता है, सीधा चलो। ऑसवाल्ड को फ्लिन का जुर्म नहीं पता, लेकिन उसे फर्क भी नहीं पड़ता। फ्लिन को भी यकीन नहीं हो रहा कि उसे सच में डंजन में डाला जा रहा है। एक ऐसा घर जो टूट चुका है, एक वेस्टफुल लीडर के नीचे चल रहा है, और अब बस एक ही नाइट ऑसवाल्ड बचा है। फ्लिन हमेशा से एड्रियन को एक बेवकूफ मानता था, जिसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता था। अब जबकि उसे गिरफ्तार किया जा चुका है, वो सोचता है, क्या एड्रियन अब थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाने लगा है? पर उसे ये नहीं पता कि अब एड्रियन के शरीर में हंस है। फ्लिन को यकीन है कि भले ही अभी उसे बंद कर दिया गया हो, वो फिर से लॉर्ड को स्वीट टॉक से मैनिपुलेट कर लेगा। उसका प्लान है कि लॉर्ड को बहकाकर ऑसवाल्ड को ही निकाल दे। वो सोचता है, ऑसवाल्ड जैसा मामूली नाइट इतना बड़ा बन गया? पर सच ये है, एड्रियन अब सिर्फ 15 साल का लड़का है, जो न केवल आलसी है, बल्कि उसके अंदर कोई सही जजमेंट भी नहीं था। फ्लिन हमेशा से उसे मैनिपुलेट करता रहा है ताकि वह टैक्सेस बढ़ाए, और एड्रियन हमेशा उसके सजेशंस को फॉलो करता रहा। फ्लिन सोचता है कि एड्रियन बस आज थोड़ा खराब मूड में है और थोड़ी फ्लैटरी से वो जल्दी ही फिर से उसकी जेब में आ जाएगा। फ्लिन उस दिन लॉर्ड से मिलने के लिए खुद से प्रैक्टिस करता है। कैसे हंसेगा, कैसे नील डाउन करेगा, जो भी जरूरत पड़े करेगा। लेकिन तभी हांस आता है। हांस के स्टैंस को देखकर फ्लिन सोच में पड़ जाता है, क्या ये वही लड़का है जिसे मैं मैनिपुलेट करता था? फ्लिन जल्दी से घुटनों पर गिर जाता है और मर्सी मांगने लगता है। लेकिन हांस बेहद ठंडे और कड़क स्वर में कहता है, तुम्हें मर्सी मांगने की जरूरत नहीं है। इस टेरिटोरी में अब से जो भी क्राइम्स होंगे, उन्हें ट्रायल के जरिए ही जज किया जाएगा। ट्रायल शब्द सुनते ही फ्लिन का साहस जवाब दे देता है। वो डर के मारे खुद को खो देता है। हांस फिर अपने रास्ते जाने लगता है, लेकिन फ्लिन फिर से प्लीडिंग करने लगता है। वो हांस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जैसा कि उसने हमेशा किया है। मैं तुम्हारा लॉयल हूं, वो कहता है, लेकिन हांस उसकी कोई बात नहीं सुनता और चलता बना रहता है। फ्लिन शुरुआत में एक आम आदमी था, लेकिन धीरे धीरे उसने रैंक चढ़कर कलिस्टा टेरिटोरी का एडमिनिस्ट्रेटर बन ही लिया।
वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। लेकिन अब वही फ्लिन एक कोर्ट रूम में जज के सामने खड़ा है। उस पर ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चार्जेस लगे हैं। इन अपराधों की वजह से उसे अपने एसेट्स भी कॉन्फिस्केट हो सकते हैं और संभव है कि जेल भी जाना पड़े। फ्लिन का ट्रायल पूरे टेरिटोरी के लोगों के लिए एक बड़ा शॉक है और यह उन एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एक चेतावनी भी है जो निग्लेक्टफुल हैं। घर के सर्वेंट्स भी ट्रायल की खबर सुनकर हैरान हैं, क्योंकि इतने लंबे समय बाद टेरिटोरी में ट्रायल हुआ है। हांस अपने सर्वेंट्स को बुलाता है और उनमें से कुछ डर रहे होते हैं कि अब उन्हें सजा मिलेगी। आलमन बताता है कि सारे सर्वेंट्स इकट्ठे हो गए हैं। हांस अपने सर्वेंट्स से पूछता है, मैं अब तक लॉर्ड के रूप में कैसा प्रदर्शन कर रहा हूं, क्योंकि सर्वेंट्स उसके सबसे करीब हैं। हांस सोचता है कि उन्हें सबसे बेहतर समझ होगी। यह सवाल सुनकर सर्वेंट्स हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि लॉर्ड क्या करना चाहता है। उनकी बस यही उम्मीद होती है कि वे मार न खाएं। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आता। फिर हांस बोलता है और जो वो कहता है सुनकर सर्वेंट्स और सभी लोग चौंक जाते हैं। हंस सिर झुकाकर सर्वेंट्स से माफी मांगता है। वो स्वीकार करता है कि उसने अक्सर उन्हें बेवजह तकलीफ दी है। सर्वेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि लॉर्ड ऐसा क्यों कर रहा है। हंस आगे कहता है, एक माफी से मेरे सारे गलत काम मिट नहीं जाते, लेकिन मैं बस तुम्हारे साथ अमेंड्स करना चाहता हूं। मैंने घर की देखभाल में भरोसेमंद व्यवहार नहीं दिखाया, लेकिन अब से मैं कलिस्ता को तुम्हारे लिए बेहतर जगह बनाऊंगा। और ऐसा करने के लिए हंस कहता है कि उसे सबसे पहले अपने कासल के लोगों की देखभाल करनी होगी। वो बताता है कि वो सब कुछ ठीक करने का प्लान बना रहा है। हालांकि शुरुआत में कुछ केओस हो सकता है, लेकिन वो चाहता है कि सर्वेंट्स उस पर ट्रस्ट करें और उसका साथ दें। हंस की ये बातें सुनकर सर्वेंट्स पूरी तरह से हैरान और डिसबिलीफ में हैं। मीटिंग के बाद क्लोड और मेलीन हंस की अचानक हुई इस बदलाव पर चर्चा करते हैं। मेलीन कहती है, लॉर्ड ने मुझे कुछ दिन पहले तक पीटा था, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। क्या कोई सच में इतना जल्दी बदल सकता है? हंस अपने चेंबर में आलमन का धन्यवाद करता है और कहता है कि वो अब जा सकता है, लेकिन अल्मान वहीं रुक जाता है और हंस के सामने सिर झुकाकर थैंक्स करता है। हंस चौंक जाता है और पूछता है, तुम ये क्यों कर रहे हो? आलमन बताता है, मुझे पता है कि जब फ्लिन ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, तब लॉर्ड ने मेरा समर्थन किया। हंस आलमन को अपना सिर उठाने को कहता है और याद दिलाता है कि वे इतने सालों से साथ हैं और आलमन ने बस वही किया जो सही था। हंस आलमन का हाथ पकड़ता है और कहता है, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ फिर से झूठा आरोप लगाए तो मुझे तुरंत बताना। हंस की ये बात सुनकर आलमन को मानना पड़ता है। लॉर्ड सच में बदल चुका है। आलमन लॉर्ड की सेवा 10 साल से कर रहा है और भले ही लॉर्ड का बाहरी रूप वैसा ही है, आलमन कहता है कि अब वो एक पूरी तरह अलग इंसान लगता है। हंस की नई रिजॉल्व के चलते आलमन पूरी लॉयल्टी के साथ उसे वफादारी का वचन देता है। वो हंस से कहता है कि अब से वो उसका साथ पूरा देगा। उस दिन हंस अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होता है। वो अब तक की सारी बातों पर सोचता है। उसके मन में एहसास होता है कि उसे सिर्फ दूसरी चांस नहीं मिली है, बल्कि उसे काउंट कलिस्टा का नोबल टाइटल भी मिला है। हंस अब पूरी कलिस्टा टेरिटोरी का कंट्रोल रखता है। इतना ही नहीं, उसके पास आने वाले 15 सालों का भविष्य का ज्ञान भी है। खुशकिस्मती से उसे पता है कि चीजें कैसे चलानी हैं, क्योंकि वो यही काम अपनी पिछली जिंदगी में कर रहा था। अब वो इस ज्ञान का फायदा उठाने की योजना बनाता है। सबसे पहले वो अपने करीबी लोगों की रक्षा करना चाहता है। उनमें उसके बच गए परिवार के सदस्य और सर्वेंट्स शामिल हैं। वो चाहता है कि इस जमीन के हर इंसान को अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का मौका मिले, बिना किसी स्टेटस की पाबंदी के। लेकिन हांस जानता है कि ये सब तब तक नहीं हो सकता जब तक टेरिटरी बेहतर न हो। वो गहराई से सोचता है कि क्या भविष्य से उसे कोई ऐसी बात याद है जो इस मिशन में मदद कर सके, और तभी उसे ड्रैगन लेयर की अफवाहें याद आती हैं। हांस का चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठता है जब उसे एहसास होता है कि उसने जैकपॉट मार लिया है। उसे वही ड्रैगन लेयर ढूंढनी है। इस रेवलेशन के बाद हांस तुरंत एक्शन में आ जाता है। वो अपने सर्वेंट्स को ड्रैगन लेयर की खोज में लगाता है। कई दिनों तक खोज के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिलता। तब ऑसवर्ल्ड हांस से कहता है कि वो थोड़ा आराम करे, क्योंकि वो थका हुआ लग रहा है। लेकिन हांस आराम करने को तैयार नहीं है। वो ऑसवर्ल्ड से पानी का एक पाउच लेता है और एक झटके में पी जाता है। हंस सबको माफी मांगता है कि वो सबको इतना मेहनत करने पर मजबूर कर रहा है। दिनों से हांस अपने सर्वेंट्स के साथ टेरिटरी का निरीक्षण कर रहा है, पर असल में वो तो ड्रैगन लेयर की तलाश में है। ड्रैगन को सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान दैवीय जीव माना जाता है। हर ड्रैगन लगभग एक भगवान जैसा होता है, लेकिन वे बहुत पहले विलुप्त हो गए। पर जब भी उनका कोई हाइडआउट मिलता है तो वो सबकी नजर में आ जाता है।
क्योंकि ड्रैगन के लेयर में अक्सर भारी मात्रा में ट्रेजर्स पाए जाते हैं। हांस के नॉलेज के मुताबिक एक ड्रैगन लेयर कॉम्पटन माउंटेन रेंज में पाया जाना है। रोजनबॉम एम्पायर के करंट एम्परर एक युवा पपेट है। इसे चलाने वाली दो ताकतवर फैमिलियां हैं, टाउनसन फैमिली और मकार्थी फैमिली। ये दोनों फैमिलियां एम्पायर में नाजुक संतुलन बनाए रखती हैं। कॉम्पटन माउंटेन दोनों फैमिलियों की सीमाओं के बीच आता है और वहीं ड्रैगन लेयर मिला था। इस लेयर के मालिकाना हक को लेकर दोनों परिवारों में संघर्ष छिड़ गया। कलिस्टा टेरिटोरी भी इस सीमा पर आता है और कलिस्टा फैमिली ने ट्रूप्स भेजकर टाउनसन परिवार का साथ दिया। अब हांस, जो अतीत में आ चुका है, उसके पास अगले 15 साल हैं लेयर को खोजने के लिए। हांस अपने सर्वेंट्स को छोड़कर गहरे जंगलों में लेयर की तलाश में दौड़ पड़ता है। कहा जाता है कि ड्रैगन सोने और रत्नों के पहाड़ जमा करते हैं और ये रत्न एक छोटे राज्य को खरीदने के लिए भी काफी होते हैं। अफवाहें ऐसी हैं। हांस जानता है कि लेयर मिलने से टेरिटोरी में संतुलन आ सकता है, लेकिन लेयर की सटीक जगह पता नहीं है। पर इसके मिलने की खबर दूर दूर तक फैल चुकी है। कहा जाता है कि एक हर्बलिस्ट ने ओक फॉरेस्ट में भटकते हुए बिना जाने ही लेयर खोज ली थी। चूंकि लेयर पहचानने में आसान है, हांस जानता है कि उसे देखते ही पहचान जाएगा। हंस तलाश जारी रखता है, लेकिन कुछ घंटों बाद वो थक जाता है। न तो लेयर मिलता है, न ही कोई सुराग। वो सोचने लगता है कि हर्बलिस्ट की कहानी सच है या झूठ। सूरज डूबने लगा है। हांस वापसी का मन बनाता है। वो बहुत थका हुआ महसूस करता है। ये दर्शाता है कि एड्रियन का शरीर कमजोर है। वापस आने पर वो एक्सरसाइज करने और अपने शरीर को मजबूत बनाने का सोचता है। इसी बीच सर्वेंट्स हांस को पुकार रहे होते हैं। हांस खुश नहीं है कि वो सर्वेंट्स को इतना थका रहा है। वो सोचता है कि किसी से मदद मांग ले, लेकिन नहीं चाहता क्योंकि वो लेयर को सीक्रेट रखना चाहता है। वो अच्छी तरह जानता है कि ड्रैगन लेयर की मौजूदगी एक गृहयुद्ध भी छेड़ सकती है, इसलिए उसे बेहद सावधानी बरतनी होगी। तभी हांस सोच में डूबा हुआ होता है और अचानक एक चट्टान से फिसल जाता है। वो जमीन पर जोर से गिरता है, जख्मी हो जाता है, लेकिन बच जाता है। हंस बीच में चट्टान पर फंसा रहता है और उसकी आंखों के सामने कुछ चमकते हुए फ्लैश होते हैं। हंस की पसलियां टूट चुकी हैं, लेकिन उसकी चिंता ये है कि अब वो कैसे ऊपर की ओर वापस जाएगा। हंस संभलकर वापस ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और तभी वह पहाड़ में एक खोलापन देखता है। जिस फॉर्मेशन को वह देख रहा है, उसे देखकर हांस तुरंत समझ जाता है कि वो असल में ड्रैगन्स लेयर पर पहुंच गया है। लेयर एक चट्टान के बीच में स्थित है, जो एकदम असामान्य जगह है। हांस मानता है कि ये एंट्रेंस किसी गार्डियन के लिए बनाया गया था। गार्डियंस वे प्राणी होते हैं जो ड्रैगन की रक्षा करते हैं। पहाड़ की खुरदरी और कठिन टेरेन ने लेयर को अच्छी तरह छुपा रखा था। हालांकि उसने लेयर पा लिया है, हांस इस बात को लेकर चिंतित है कि वो कैसे माउंटेन टॉप पर वापस जाएगा। उसे पता है कि ओसवाल्ड उसे वहां से खोज नहीं पाएगा। हंस पहले ही सोच रहा है कि लेयर के भव्य हॉल में उसका अंत कैसे होगा। हॉल के बीचों बीच एक गोल्डन मैजिक सर्कल है। हंस उस मैजिक सर्कल में कदम रखता है और अचानक उसकी सारी इंजरीज ठीक हो जाती हैं। हांस इस खोज से पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि लेयर तो खाली होने वाला था। वो सोचता है कि क्या ये जगह खुद में हीलिंग मैजिक से एन्चांटेड है। हांस इस बात से प्रभावित होता है क्योंकि हीलिंग मैजिक की खोज से ही लेयर की कीमत बहुत बढ़ जाती है। वो लगभग अपने सपनों में खो जाता है कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन खुद को झकझोर कर वास्तविकता में लौट आता है। हांस प्लान बनाता है कि वह लेयर को अच्छे से एक्सप्लोर करेगा और समझेगा कि यहाँ क्या क्या है। लेयर की खोज से हांस को लगता है कि ये उसके लिए सबसे बड़ा एसेट होगा, एक ऐसा इंसान जिसने किसी और के शरीर में वापस अतीत में आना पाया है। जल्द ही हांस 4 दरवाजे खोजता है जो सेंटर से कनेक्टेड हैं। हांस लेयर के आर्किटेक्चर से प्रभावित होता है क्योंकि ये एक एंट कॉलोनी जैसा बना है। हांस आगे एक्सप्लोर करता है और जल्दी ही एक लाइब्रेरी जैसा कमरा पाता है। चूंकि ड्रैगन्स कभी कभी ह्यूमन रूप धारण करते हैं, हांस सोचता है कि ड्रैगन पढ़ाई करता होगा ताकि वो मानव सुखों का आनंद ले सके। अब तक जो कुछ भी उसने देखा है, उससे पता चलता है कि लेयर एक ह्यूमन के रहने की जगह जैसा बना है। एक बेडरूम, एक स्टडी और एक ड्रेसिंग रूम है। अब तक की खोज में कोई बड़ा ट्रेजर नहीं मिला, लेकिन हांस को लगता है कि ये लेयर जल्द ही बहुत मूल्यवान हो जाएगा। सबसे उपयोगी जगह जो उसने पाई है वो है सेंट्रल एरिया, जिसमें हीलिंग मैजिक है। हांस इसे हीलिंग हॉल का नाम देता है। हंस इस खोज से और भी ज्यादा प्रभावित होता है क्योंकि हीलिंग मैजिक लगभग पुरानी चीज हो चुकी है। हंस आखिरी कमरे में जाता है जिसे उसने अभी तक नहीं देखा था। कमरे में कदम रखते ही हांस डर और शौक से जम जाता है क्योंकि सामने एक सोने का ड्रैगन पड़ा हुआ है। हंस यकीन नहीं करता कि जो वो देख रहा है वो असली है। उसके ज्ञान के मुताबिक ड्रैगन्स कम से कम 100 साल पहले विलुप्त हो चुके हैं।
इसलिए हांस सोचता है कि सामने पड़ा ड्रैगन सिर्फ एक मृत शरीर होगा। पर वह सोचता है, क्या कोई मृत शरीर इतना चमकीला और साफ सुथरा हो सकता है? तभी हांस ड्रैगन को छूता है और अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैल जाती है जो ड्रैगन से निकल रही होती है। रोशनी इतनी तेज होती है कि हांस को पीछे हटना पड़ता है। फिर रोशनी हांस के शरीर में घुस जाती है और उसी समय वह अपने दिमाग में एक आवाज सुनता है। अभी भी समझ नहीं पाते हुए कि क्या हो रहा है, हांस खुद को एक राजसी वेशभूषा पहने हुए आदमी के सामने पाता है। डर के साथ हांस उससे पूछता है, तुम कौन हो? हंस उस आदमी से अजीब ऑरा महसूस करता है और उसे समझ में आता है कि वो इंसान नहीं है। आदमी अपनी आवाज निकालता है और कहता है, मेरा नाम साफ्रिद है। मैं गोल्ड क्लान का अंतिम प्रमुख हूं और इसके अलावा मैं इस महाद्वीप का आखिरी ड्रैगन हूं। हंस चौंक जाता है कि वो एक ड्रैगन की मौजूदगी में खड़ा है। हंस ड्रैगन से पूछता है, क्या तुम इस लेयर के मालिक हो? पर साफ्रिड हंस को समझाता है, जो ड्रैगन तुमने पहले देखा वो सिर्फ एक लाइफलेस शेल है। जो आवाज तुम अब अपने दिमाग में सुन रहे हो वो मेरी अंतिम मैजिक है जो मैंने छोड़ दी है। हंस अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाता, तो साफ्रिद आगे बताता है, ड्रैगन धरती पर सुपीरियर प्राणी हैं, लेकिन सदियों से वे एक दूसरे से राइवलरी और युद्ध में उलझे रहे। अंत में मैं सिफिड, महाद्वीप का आखिरी ड्रैगन, बचा। ड्रैगन स्वभाव से अकेले होते हैं, इसलिए अकेले रहना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये सोचना कि ड्रैगन की मैजिक मेरे जाने के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ये मैं सह नहीं सकता। इसलिए मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि मैं अपनी नॉलेज और लेगेसी उस बुद्धिमान प्राणी को दूंगा जो भाग्य से मेरा लेयर ढूंढेगा और ड्रैगन की मैजिक को बनाए रखेगा। साफ्रिद बताता है कि उसने साल 354 में मृत्यु पाई थी और जो स्पेल उसने बनाया था वो उसकी मृत्यु के बाद 500 साल तक रहेगा। अगर 500 साल तक कोई उसे नहीं खोजता तो उसका बॉडी नष्ट हो जाएगा और ड्रैगन की मैजिक इतिहास में खो जाएगी। साफ्रिद इसे नहीं चाहता था, पर इसे भी उसने भाग्य माना था। लेकिन अब वो आभारी है कि हांस, जो अब उसका उत्तराधिकारी है, उसने उसे खोज लिया। साफ्रिद आशा करता है कि मैजिक दुनिया में आगे की पीढ़ियों के लिए भी बनी रहे। हंस विरोध करता है, मुझे मैजिक की कोई जानकारी नहीं है। दुनिया में बहुत कम मेज बचे हैं, इसलिए मेरे लिए मैजिक सीखना मुश्किल होगा। साफ्रिद हंसता है जब हांस ये कहता है और हांस सोचने लगता है कि ड्रैगन को ये हंसी क्यों आई होगी। ड्रैगन याद दिलाता है कि उसने हांस को अपना सक्सेसर चुना है और हांस के दाहिने छाती की ओर इशारा करता है। जैसे ही वो हांस को छूता है, हांस खुद को फिर से लेयर में पाता है। हंस सोच में पड़ जाता है कि जो उसने अभी देखा वो इल्यूजन है या कोई सपना। वह कमरे में चारों ओर देखता है और पता चलता है कि ड्रैगन का शरीर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। तभी हांस को एहसास होता है कि उसे ड्रैगन का दिल, ड्रैगन हार्ट मिला है, जो उसके दाहिने छाती की तरफ स्थित है। अपने मानव हृदय के अलावा हांस एक और प्रेजेंस महसूस करता है जो धुंधली धुआं जैसी है, लेकिन साथ ही एक शक्तिशाली मैजिक का स्रोत भी है। इसके साथ ही सफरीड का ज्ञान नए दिल के जरिए हांस के अंदर प्रवाहित होने लगता है। हांस इतनी सारी जानकारी से भर जाता है, पर ज्यादातर उसे समझ नहीं आता। फिर भी हांस को एक बात का भरोसा होता है, अब वह ड्रैगन टंग मैजिक का उपयोग कर सकता है। इंसानों की तरह जो लंबी इनकैंटेशंस के बाद एक्टिवेशन वर्ड बोलते हैं, ड्रैगन भाषा की मैजिक सिर्फ एक ही ट्रिगर वर्ड से एक्टिवेट हो जाती है। चूंकि ड्रैगन टंग मैजिक के लिए ड्रैगन हार्ट से जनरेटेड पावर चाहिए, हांस को पूरा यकीन है कि सेफ द्वारा छोड़ा गया ड्रैगन हार्ट ये काम करेगा। ड्रैगन टंग मैजिक की मदद से हांस ने फ्लाई नाम का एक्टिवेशन वर्ड बोलकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में सफलता पाई, लेकिन इसके लिए उसने अपनी पूरी माना खर्च कर दी। ड्रैगन हार्ट अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं हुआ है, इसलिए माना लिमिटेड है। पर हांस चिंतित नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि हार्ट धीरे धीरे उसके शरीर के हिसाब से बढ़ेगा। आखिरकार हंस के पास वो ताकत होगी जो लगभग दिव्य शक्ति के बराबर है। हांस आखिरकार अपने सर्वेंट से मिलता है जो उसकी गुमशुदगी से चिंतित थे। सभी उसके पास दौड़कर आते हैं, यह देखने कि वह ठीक है या नहीं। थोड़ी देर बाद हांस और उसका समूह एस्टेट वापस जाने की तैयारी करता है। हंस खुश है कि उसे वह मिला जो उसने सोचा भी नहीं था। वह सिर्फ ड्रैगन की लेयर की तलाश में गया था, पर वापस एक ड्रैगन का सक्सेसर बनकर आया है। हंस को याद आता है कि ड्रैगन ने कहा था कि जो स्पेल उसने छोड़ा है वो 500 साल तक चलेगा। ड्रैगन की मृत्यु का वर्ष घटाकर वर्तमान वर्ष देखता है तो पता चलता है कि अगर वह 1 साल भी देर से आता तो ये लेगेसी हमेशा के लिए खो जाती। हांस को याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में ये ड्रैगन 15 साल बाद खोजा गया था, जिसका मतलब है कि उस वक्त मैजिक वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था।
यह भी पता है कि ज्यादातर मेज लाइफ टाइम में पहले या दूसरे सर्कल को पार नहीं कर पाते, और जो 5वें सर्कल तक पहुंचते हैं उन्हें आर्क मेज कहा जाता है। ड्रैगन को 9वें सर्कल पर जन्मा माना जाता है, जो मानव पहुंच से बहुत ऊपर का स्तर है। हंस जानता है कि अब ड्रैगन की शक्ति मिलने के बाद 9वें सर्कल का सपना उसके लिए दूर नहीं है। जब वह स्टेट वापस आता है, उसकी बहन जो पहले से चिंतित थी उसका स्वागत करती है। बहन उसे डांटती है कि वह बिना बताए चला गया, जिससे सब चिंतित हुए। उसकी बहन उसके फटे हुए कपड़े देखती है और पूछती है कि क्या वह डाकुओं से लड़ा था। हंस आश्वस्त करता है कि वह ठीक है और स्वीकार करता है कि पहले उसे चोटें आई थीं, लेकिन अब सब ठीक है। ऑसवर्ल्ड घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है, क्योंकि वह खुद को दोषी मानता है कि उसने लॉर्ड की देखभाल नहीं की। हंस की बहन भी ऑसवर्ल्ड को दोष देती है, पर हंस स्थिति को संभालता है और सबको आश्वस्त करता है कि वह ठीक है। हंस अपने कमरे में वापस जाता है और राहत की सांस लेता है। उसे पता है कि ऑसवाल्ड लॉयल्टी की वजह से रुका हुआ था, और वही बात बटलर आलमन के लिए भी सही है। हंस खुश है कि उसके पास आलमन और ऑसवाल्ड जैसे लोग हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा उसके साथ रहेंगे और मदद करेंगे। हंस आलमन को अपने चेम्बर्स में बुलाता है और जल्द ही आलमन आ जाता है। हंस माफी मांगता है कि इतनी देर रात उसे बुलाया। वह आलमन से सर्वेंट लिस्ट और सैलरी लेजर के बारे में पूछता है, जो उसने टूर पर जाने से पहले तैयार करने को कहा था। आलमन आश्वस्त करता है कि सब कुछ तैयार है, पर वह जानना चाहता है कि क्या लॉर्ड अभी उन्हें देखना चाहता है। आलमन याद दिलाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसे हांस के टूर के दौरान हुए एक्सीडेंट के बारे में बताया गया है, पर हांस कहता है कि वह पूरी तरह ठीक है और कहता है कि आलमन दस्तावेज लेकर आए। जब आलमन समझाने की कोशिश करता है तो भी हांस अडिग रहता है। हांस अपने सर्वेंट्स की भलाई को प्राथमिकता देता है, इसलिए उसे तुरंत सब संभालना है। आलमन मान जाता है और दस्तावेज लेकर आता है। कुछ ही देर बाद हांस अपनी जेब में हाथ डालता है और कुछ गोल्ड कॉइन्स निकालता है। फिर वह आलमन से पूछता है कि क्या वह ग्रेस के बारे में जानता है। क्लॉड एक मार्केट वुमन लोएन के पास जाकर उसे ऑर्डर देता है। क्लॉड उसे वह लिस्ट देता है जो वह चाहता है, जिससे वह महिला हैरान रह जाती है। क्लॉड पूछता है कि क्या उसे ये ऑर्डर देना मुश्किल होगा, लेकिन लोएन कहती है कि उसे कोई समस्या नहीं होगी। वह खुश थी, इसलिए वह थोड़ी हैरान थी। हांस की नई पॉलिसी ने पूरी टेरिटोरी में बदलाव ला दिया है। टैक्सेस कम कर दिए गए हैं और स्टेट से दिए गए ऑर्डर भी बढ़ गए हैं। अब इलाके के सभी लोग मानते हैं कि जिंदगी जीने लायक है, और ये वो बात है जो उन्होंने पहले कभी नहीं कही। लोएन क्लॉड को ऑर्डर की रसीद देती है और उसे भरोसा दिलाती है कि शाम तक सामान डिलीवर कर दिया जाएगा। आश्चर्य की बात यह है कि महिला क्लॉड को 2 सेब भी देती है। कहती है कि ये उसका तरीका है क्लॉड की सराहना करने का, कि वह लॉर्ड की सेवा बहुत अच्छी तरह कर रहा है। वह मानती है कि सर्वेंट की ये मेहनत ही लॉर्ड को इतना प्यार करने वाला इंसान बना रही है। क्लॉड जल्दी जल्दी वापस एस्टेट की ओर भागता है। वहां उसे मेलिन मिलती है, जो जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी। क्लॉड के चेहरे पर बड़ी मुस्कान होती है। क्लॉड में से एक सेब मेलिन को देता है। मेलिन पूछती है, ये सेब कहाँ से मिले? क्लॉड जवाब देता है, लोएन ने दिए थे। यह सुनकर मेलिन पूरी तरह से चौंक जाती है। लोएन को हमेशा एक कंजूस बूढ़ी औरत के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब सबकी हैरानी की बात यह है कि उसने अपनी आदतें बदल ली हैं। क्लॉड बताता है कि बहुत कुछ बदल गया है। यह देखकर हैरानी हुई कि फ्लिन को सजा मिली, पर उसके अलावा बाकी भ्रष्ट अधिकारी भी दंडित हुए। हांस ने स्टेट के लेजर खुद पढ़े ताकि वो भ्रष्ट अधिकारियों को पहचान सके। अवैध रूप से वसूले गए टैक्स भी नागरिकों को वापस कर दिए गए, जिसमें सर्वेंट्स के टैक्स भी शामिल हैं। सर्वेंट्स की जिंदगी बेहतर हो गई है। उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई, ब्रेक के समय बढ़ाए गए और नए कपड़े दिए गए। अब कैसल के बाहर से भी लोग आसानी से अंदर आ सकते हैं। इन सब बदलावों की वजह से सर्वेंट्स के पास बाहर आराम करने का भी समय है, जैसे मेलिन और क्लॉड अब कर रहे हैं। क्लॉड देखता है कि मेलिन लॉर्ड की तारीफ कर रही है। वह उसे याद दिलाता है कि यही लॉर्ड था जिसने पहले उन्हें बुरा बर्ताव किया था। क्लॉड को यकीन नहीं होता कि लोग इतनी जल्दी बदल सकते हैं। मेलिने भी मानती है, पर कहती है कि जब भी वह हंस को देखती है, कुछ अंदर कहता है कि उसने जल्दी निर्णय लिया था। अब जो कुछ भी हो रहा है, मेलिन को लॉर्ड को एक और मौका देने का मन है। क्लॉड मजाक में पूछता है, क्या तुम इसलिए माफ कर रही हो क्योंकि वह हैंडसम है? मेलिन झट से जवाब देती है, नहीं। कुछ ही देर बाद दोनों कासल वापस लौटने लगते हैं। वे बात करते हैं कि हांस अब बहुत कम समय बिताता है और अब उसे देखना मुश्किल हो गया है। हांस उन्हें झूठ बोलता है कि वह इंस्पेक्शंस पर जाता है, पर असल में वह ड्रैगन की लेयर में जाता है। लेयर के अंदर हांस अपनी मैजिक का अभ्यास कर रहा है। अब वह फायरबॉल्स जैसे स्पेल्स इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही शील्ड स्पेल भी सीख चुका है।
ड्रैगन की शक्ति मिलने के बाद से लगभग 1 महीना बीत चुका है और हांस लगातार ट्रेनिंग कर रहा है। उसे साफ दिख रहा है कि उसकी मैजिक बेहतर हो रही है और समय के साथ वह और भी बेहतर होगा। लेकिन उसे ये बात पसंद नहीं कि उसे हर बार हॉर्स से लेयर तक जाना पड़ता है ताकि वह प्रैक्टिस कर सके। चूंकि लेयर मैजिक से रीइंफोर्स्ड है, इसलिए चाहे वह कितना भी ट्रेन करे, लेयर को नुकसान नहीं पहुंच सकता। हांस के लिए लेयर एक परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड है, लेकिन वह चाहता है कि वह आसानी से आ जा सके। हांस जानता है कि यह टेलीपोर्टेशन मैजिक से हो सकता है, जिसे वॉर्प गेट कहते हैं। वॉर्प गेट उसे एक सेफ जोन में एक निर्दिष्ट कोऑर्डिनेट पर टेलीपोर्ट करने देता है। पर वॉर्प गेट एक हाई लेवल स्पेल है जो 7th सर्कल में आता है। अभी हांस इस स्पेल को परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि वह अभी लेवल 2 या 3 से ऊपर नहीं है। फिर भी हांस का करंट लेवल इंप्रेसिव है क्योंकि एम्पायर का ग्रैंड मेज भी अभी लेवल 5 से ऊपर नहीं पहुंचा है। टेलीपोर्टेशन स्पेल्स में महारत हासिल करने के लिए हांस को 3 सर्कल की शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन स्पेल ब्लिंक में मास्टरी चाहिए। हंस कई दिन से ब्लिंक ट्राई कर रहा है, लेकिन बार बार गिरता है। फिर वह एक बार फिर कोशिश करता है और हैरानी की बात यह है कि स्पेल पहली बार सफल हो जाता है। हंस थोड़ी दूरी पर टेलीपोर्ट कर पाता है। हंस अपनी छोटी सफलता का सेलिब्रेशन कर रहा होता है, तभी चारों ओर सब कुछ सफेद हो जाता है। उसे ड्रैगन हार्ट से कुछ असहज महसूस होता है। जब वह ऊपर देखता है तो साफ्रिड को अपनी ओर देखता है। ड्रैगन हांस की मेहनत की तारीफ करता है। साफ्रिड बताता है कि हांस ने बिगिनर लेवल पार कर लिया है और उसकी मेहनत के इनाम में साफ्रिड लेयर का एक नया हिस्सा अनलॉक करता है ताकि हांस और आगे बढ़ सके। साफ्रिड कहता है कि जितना हंस जाएगा उतनी ही ज्यादा उपयोगी चीजें उसे मिलेंगी। हंस साफ्रिड से पूछता है कि उसने ट्रेजर्स क्यों छुपाए। ड्रैगन बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई लालची व्यक्ति लेयर के खजाने तक न पहुंच सके। साफ्रिड हांस से आग्रह करता है कि वह मैजिक को जिंदा रखे और आगे बढ़े। साफ्रिड से बात करने के बाद हंस को एहसास होता है कि ड्रैगन झूठ नहीं बोल रहा था। हंस एक ऐसा कमरा ढूंढता है जो मैजिक से छिपा हुआ था। कमरे के अंदर खजाने रखे हुए हैं। यह रूमर भी सच साबित होता है कि ड्रैगन के लेयर में खजाने होते हैं। हंस को साफ्रिड की बात याद आती है कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा और खजाने अनलॉक होंगे। हंस को कमरे में एक किताब मिलती है जो आर्टिफैक्ट्स के बारे में है। आर्टिफैक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें मैजिक परमानेंटली इन्फ्यूज्ड होता है। आर्टिफैक्ट्स अब रेयर हो गए हैं क्योंकि मैजिक लगभग खत्म हो चुकी है। हांस के करंट लेवल पर वह आर्टिफैक्ट्स बनाने की क्षमता नहीं रखता। कमरे में रखे ऑब्जेक्ट्स को देखकर हांस समझ जाता है कि वे सभी आर्टिफैक्ट्स ही हैं। कमरे में कुल 10 आर्टिफैक्ट्स हैं और हर एक आर्टिफैक्ट के साथ एक किताब है जो उसके बारे में विस्तार से बताती है। इन किताबों की मदद से हांस चुन सकता है कि कौन से आर्टिफैक्ट्स उस समय उसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हैं। पहला आर्टिफैक्ट जो उसने चुना है वह है स्प्रिंग आफ्टरनून। यह आर्टिफैक्ट एक 7वें सर्कल के आर्चमेज ने अपनी बीमार पत्नी के लिए बनाया था। आर्टिफैक्ट में हीलिंग मैजिक है। हालांकि हीलिंग मैजिक ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। आर्टिफैक्ट के प्रभाव से वाइटैलिटी बढ़ती है। हंस जानता है कि यह आर्टिफैक्ट उसकी बीमार मां के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा आर्टिफैक्ट जो उसने चुना है वह है डांस ऑफ शैडोज। यह आर्टिफैक्ट रेड ड्रैगन बैरिस्टस्टीन ने बनाया था। आर्टिफैक्ट देखने में साधारण लगता है, लेकिन बहुत प्रभावी है। हंस इसे पहनता है, जिससे उसके आसपास एक लाल ऑरा बन जाता है। आर्टिफैक्ट में एडवांस्ड कंसीलमेंट स्पेल है, जो वेयरर को लगभग इनविंसिबल बना देता है। हंस शीशे के सामने खड़ा होता है, पर उसका प्रतिबिंब नहीं दिखता और उसके कदम भी पूरी तरह साइलेंट होते हैं। हंस को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसके शरीर का कोई वजन ही नहीं रहा हो। इस आर्टिफैक्ट के इस्तेमाल से वो अंदर से काफी एक्साइटेड है, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट्स वाकई में बहुत यूजफुल साबित हो रहे हैं। तीसरा आर्टिफैक्ट जिसे हंस चुनता है उसका नाम है ब्रेथ ऑफ अर्थ। ये आर्टिफैक्ट सांप के आकार में बना हुआ है और यही इकलौती चीज है जिसे साफ्रिड ने खुद बनाया था। ये आर्टिफैक्ट हंस को वो शक्ति देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा कमी थी, टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी। अब इस आर्टिफैक्ट की मदद से हंस आसानी से वॉर्प एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। वॉर्प इफेक्ट की कोऑर्डिनेट्स अब लेयर पर सेट हैं। अब हंस जानता है कि वो आराम से कैसल छोड़ सकता है, बिना अपनी बहन और आलमंड की नजरों में आए। डिस्टेंस अब कोई समस्या नहीं है और इसी वजह से हंस को पूरा भरोसा है कि अब ट्रेनिंग पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। हंस ये मानता है कि अब तक का हर ट्रेनिंग सेशन उसे सच में एंजॉय हो रहा है। दिन की ट्रेनिंग के बाद हंस अपने घोड़े पर सवार होता है और कासल की तरफ लौटने लगता है। उसे पूरी तरह से पता है कि ये माउंट कॉम्पटन की उसकी आखिरी यात्रा होगी, क्योंकि अब उसके पास टेलीपोर्ट करने वाला आर्टिफैक्ट है। हंस को राहत मिलती है कि पहाड़ सुनसान है, लेकिन वो अभी इस सोच को पूरा भी नहीं कर पाता कि उसे सामने से कुछ ट्रूप्स आते दिखते हैं।
वो चौंक जाता है। पहाड़ पर सोल्जर्स देखकर उसे जबरदस्त शॉक लगता है। हंस खुद को टेरिटरी का लॉर्ड बताते हुए उस ट्रूप लीडर से पूछता है कि उसने बिना किसी सूचना के किसी और की टेरिटरी में अपने सैनिक क्यों भेजे। सैनिकों का नेता, जो एक नाइट है, काफी रूड व्यवहार करता है और हांस को सीधा बच्चा कहकर बुलाता है। वो दावा करता है कि कलिस्ता के लीडर के बारे में जो रिपोर्ट्स उसने सुनी थीं कि वो एक बच्चा है, वो सब बिल्कुल सही हैं। फिर वो अपना परिचय देता है। काउंट पीट रॉस, फर्स्ट इंपीरियल नाइट्स का कमांडर। हांस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि पीट उसे बच्चा कह रहा है। हांस उसे याद दिलाता है कि भले ही वो राजधानी से आया हो, लेकिन दोनों काउंट हैं और उनका स्टेटस बराबर है। परंपरा ये कहती है कि उन्हें एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, उम्र चाहे जितनी भी हो। पीट ये देखकर हैरान रह जाता है कि हांस इतने आत्मविश्वास से उसका सामना कर रहा है। इसके बाद हांस सीधे पूछता है कि पीट यहाँ कालिस्टा में आया ही क्यों है। पीट कहता है कि उसके पास समय नहीं है, इसलिए वो सीधे मुद्दे पर आता है। वो बताता है कि काउंट ऑफ रोड्रिगेज ने बगावत शुरू कर दी है और वो अपने सैनिकों के साथ उसका पीछा कर रहा है ताकि उसे पकड़ा जा सके और सजा दी जा सके। पीट एक मुहर लगी हुई चिट्ठी बाहर निकालता है, जो सीधे सम्राट द्वारा भेजी गई है, यह साबित करने के लिए कि वह सच बोल रहा है। रॉयल डिक्री के अनुसार हांस को भी इस मिशन में कोऑपरेट करना होगा और कलिस्टा की रिसोर्सेज इस्तेमाल करके रोड्रिगेज को ढूंढने में मदद करनी होगी। जैसे ही हांस ने यह नाम सुना, लाकिया दे रोड्रिगेज, उसे याद आता है कि वो कौन था। लाकिया एक ऐसा युवा था जो सिर्फ 16 साल की उम्र में ग्रेटेस्ट सोर्ड प्रोडिजी बन गया था और बहुत जल्दी सोर्ड मास्टर की रैंक तक पहुंच गया था। लेकिन उसके परिवार पर लगे ट्रीजन के आरोपों की वजह से वो एक ट्रैजिक अंत का शिकार हो गया। कहा जाता है कि लाकिया और सम्राट बचपन के दोस्त थे। सब कुछ तब बदल गया जब वो युवा राजकुमार सम्राट बना। मकार्थी और टाउनसेंड जैसे दो शक्तिशाली घराने उसे मैनिपुलेट करने लगे और उन सभी लोगों को हटाने लगे जो सम्राट का साथ दे सकते थे। उसी दौरान रोड्रिगेज परिवार पर झूठा इल्जाम लगा और लाकिया मारा गया। 5 साल बाद साबित हुआ कि वो निर्दोष था। उसका नाम तो साफ कर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा परिवार तबाह हो चुका था। सिर्फ एक मासूम, प्रतिभाशाली युवक की मौत पर साम्राज्य शोक मना सका। अब ये सब जानकर हांस समझ चुका है कि इस बार उसे लाकिया को बचाना ही होगा। पीट देखता है कि हांस कुछ सोच में डूबा है, तो वो उसे बुलाकर उसका ध्यान खींचता है। वो बताता है कि लाकिया घायल है और पिछली बार उसे पहाड़ों की तरफ भागते देखा गया था। हंस जवाब देता है कि वो कोऑपरेशन करेगा, लेकिन साथ ही उनसे ये भी कहता है कि आज के लिए तलाश बंद कर दी जाए, क्योंकि अब देर हो चुकी है। वो वादा करता है कि अगली सुबह सबसे पहले सर्च फिर से शुरू की जाएगी। पीट घमंड से कहता है कि उसके आदमी ही वुंडेड आदमी को खोजने के लिए काफी हैं, लेकिन हांस उसे ये सच्चाई समझाता है कि कॉम्पटन माउंटेन्स वैसी जगह नहीं है जैसी वो और उसके लोग जानते हैं। यहाँ घोड़े पर चढ़कर सर्च करना असंभव है और ऊपर से उसके सारे सैनिक भारी आर्मर पहने हुए हैं। हांस दिखाता है कि उनके आदमी ऑलरेडी थक चुके हैं। वो भरोसा दिलाता है कि एकमात्र सही रास्ता यही है कि अगली सुबह जल्दी से जल्दी खोज शुरू की जाए। हांस जानता है कि कुछ ऐसा ही पहले उसके पिछले जीवन में हुआ था, जब हाउस कलिस्ता ने कुछ टाउन्स और परिवारों की मदद के लिए सैनिक भेजे थे। कॉम्पटन माउंटेन्स का इलाका पूरे साम्राज्य में सबसे मुश्किल इलाकों में से एक है। हंस खुद मानता है कि उसे भी लेयर ढूंढने में अपने पास नॉलेज और शीयर लक की जरूरत पड़ी थी। अब किसी घायल व्यक्ति को एक ही दिन में खोजना काफी मुश्किल होगा, खासकर पहाड़ों में। पीट को कन्विंस करने के बाद हांस खुद लाकिया को ढूंढने निकलता है। वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके पूरे एरिया में वाइड स्कैन करता है। काफी कोशिशों के बाद वो लाकिया को लोकेट करने में सफल हो जाता है। वो वहां पहुंचता है और देखता है कि लाकिया बेहोश है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। छोटे बहुत गंभीर हैं, और चूंकि हांस के पास अब तक कोई हीलिंग एबिलिटी नहीं है, वो एकमात्र चीज जो कर सकता है वो है स्प्रिंग आफ्टरनून आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल। भले ही इस रिंग का असर थोड़ा कमजोर हो, पर हांस जानता है कि कुछ ना करने से तो ये बेहतर है। वो रिंग लाकिया की उंगली में पहनाता है और वो तुरंत काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद हांस एक फेदरिंग स्पेल इस्तेमाल करता है ताकि लाकिया हल्का हो जाए और उसे घोड़े तक ले जाया जा सके। हांस ने अब तय कर लिया है, इस बार लाकिया को बचाना उसी का काम है। पूरी रफ्तार से कासल की तरफ निकलता है। जैसे ही वो कहिले के पास पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि पीट और उसके सैनिक उससे पहले ही पहुंच चुके हैं। कैसल के सामने अब एक इंपीरियल फ्लैग लटक रहा है। हंस खुद को शांत रखता है
और स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। वो तुरंत इनविजिबिलिटी आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे वो और लाकिया दोनों नजरों से ओझल हो जाते हैं। पूरे शहर में लाकिया के वांटेड पोस्टर्स पहले से ही लग चुके हैं। यह नई हालत देखकर आम लोग भी हैरान हैं। पोस्टर में लाकिया की पहचान साफ दी गई है, उसके नेवी ब्लू आईज और ग्रे हेयर के साथ। कैसल के अंदर पीट का बदतमीज रवैया जारी है। उसे कैसल की हालत पसंद नहीं आती और वो पूरे क्षेत्र को तिरस्कार की नजरों से देखता है। वो कहता है कि ये कासल तो इन बन जाता तो बेहतर होता, और इस पर वो और उसके नाइट्स जोर से हंसते हैं, जबकि क्लॉड और बाकी नौकर उन्हें चुपचाप ड्रिंक सर्व कर रहे होते हैं। पीट की बदतमीजी यही नहीं रुकती। वो क्लॉड को रूड सर्वेंट कहता है और पानी को भी घटिया बताता है। क्लॉड के पास कोई चारा नहीं होता। वो सिर झुकाकर माफी मांगता है। उसी वक्त रेजाइना हॉल में आती है और पीट से विनती करती है कि वो हिंसा से दूर रहे। वो उसे याद दिलाती है कि कासल उसकी और उसके अनेक मेहमानों की मेजबानी कर रहा है, वो भी बिना किसी तैयारी के। इसलिए थोड़ी बहुत कमियों को नजरअंदाज करना जरूरी है। जैसे उम्मीद थी, पीट मुड़कर रेजिना को तिरस्कार की नजरों से देखता है और पूछता है, तू है कौन? रेजिना अपना परिचय देती है, लेकिन पीट निराश हो जाता है। उसे ये पसंद नहीं आता कि इस घर को बच्चे चला रहे हैं। वो कहता है, बच्चों को तो सो जाना चाहिए और असली काम बड़े संभालते हैं। पीट फिर रेजिना को डिसग्रेस टू द थ्रोन कहकर इंसल्ट करता है, लेकिन अब रेजिना का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उसे याद दिलाती है कि वो इस भूमि की प्रतिनिधि के रूप में खड़ी है और उसे उसका सम्मान करना चाहिए। पीट ये उम्मीद नहीं करता था कि रेजिना भी हांस की तरह उसका सामना करेगी। वो मुड़ते हुए कहता है, घमंड तो इस कालिस्टा फैमिली में रगों में दौड़ता है। अब रेजिना थक चुकी है और उसका एक हिस्सा चाह रहा है कि उसका भाई जल्द यहां पहुंचे। इस बीच हांस आर्टिफैक्ट की मदद से किसी की नजरों में आए बिना सीधे अपने कमरे में पहुंच जाता है। असल में वो रेजिना के पास से गुजर चुका था जब उसका और पीट का बहस हो रहा था। हंस तय कर चुका है कि जब तक वो लाकिया को संभालने का कोई रास्ता नहीं ढूंढता, वो किसी और चीज की चिंता नहीं करेगा। हालात अब काफी बिगड़ चुके हैं। चारों ओर लाकिया के वांटेड पोस्टर्स लगे हैं और उसके छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। हैंस ये भी नहीं सोच पाया था कि पूरा कैसल अब नाइट से भर जाएगा। लाकिया की हालत गंभीर है, उसे तुरंत मेडिकल अटेंशन चाहिए। हंस को डर है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो लाकिया की मौत हो सकती है। इसी समय मेलिन कमरे में आती है। उसका मकसद सफाई करना था। उसे लगा कि कमरा खाली है, इसलिए उसने दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, वो हांस को देखकर हैरान रह जाती है। वो जल्दी से माफी मांगती है और कहती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि लॉर्ड हांस कमरे में है। हंस नाराज नहीं होता, बल्कि धीरे से कहता है, चुप रहो। मेलिन के सही वक्त पर आने का हांस फायदा उठाना चाहता है। वो कहता है कि वो चुपचाप जाकर आलमंड को बुला लाए, बिना किसी को बताए। कुछ ही समय में आलमंड कमरे में पहुंच जाता है। वो भी हांस को कासल में देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि सबको लगा था कि वो अब भी टूर पर है। आलमंड कहता है कि लॉबी में उसकी जरूरत है, लेकिन हांस कहता है कि अभी उसे कुछ और ज्यादा जरूरी दिखाना है। हंस उन्हें अपने बिस्तर के पास ले जाता है, जहां गंभीर रूप से घायल लाकिया पड़ा होता है। दोनों नौकर हैरान रह जाते हैं वांटेड मैन को हांस के कमरे में देखकर। आलमंड पूछता है, क्या आपने इस गद्दार को अकेले ही पकड़ लिया मिलॉर्ड? हंस जवाब देता है, वो गद्दार नहीं है। वो बताता है कि लिया को झूठे इल्जाम में फंसाया गया था, लेकिन वो सारी बातें अभी नहीं बता सकता। फिर हांस कहता है कि उसने तय कर लिया है कि वो लाकिया की रक्षा करेगा, चाहे जो भी हो। अब हांस दोनों से मदद मांगता है, क्योंकि वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। दोनों नौकर इस बात से इतना चौंकते हैं कि कुछ बोल नहीं पाते। हंस जानता है कि उनके मन में यही चल रहा होगा कि एक रूरल लॉर्ड जो इंपीरियल हाउस से कोई ताल्लुक नहीं रखता, वो इतने पावरफुल घराने रॉड्रिगेज के मामले में क्यों उलझ रहा है। और ऊपर से आलमंड और मिलाइन बस नौकर हैं, जिनका काम नोबल्स के आदेशों का पालन करना होता है। सच्चाई तो ये है कि वो पीट को भी ये बात जाकर बता सकते हैं, क्योंकि वो भी एक नोबल है। इन सारे खतरों के बावजूद हांस कहता है कि वो मेलिने को उसकी पर्सनल अटेंडेंट बनाएगा, ताकि वो लाकिया की देखभाल कर सके। मेलिन कहती है कि उसे घावों की देखभाल का कोई अनुभव नहीं है। हंस कहता है कि उसे बस इतना करना है, घावों को साफ करना और खाना खिलाना। अगर वो ये करेगी तो हांस उसे बहुत बड़ा इनाम देने का वादा करता है। फिर हांस आलमंड की तरफ मुड़ता है और उससे मांगता है एक बहुत बड़ा फेवर। हांस ने आलमंड से कहा कि वो चाहता है कि वो ऐसी लाश ढूंढ कर लाए जो लाकिया जैसी दिखती हो। उसे एक ऐसा युवा लड़का चाहिए जिसकी बॉडी बिल्ड लाकिया जैसी हो और बाल स्लेटी ग्रे रंग के हों।
अगर आंखों का रंग भी मिलता है तो अच्छा होगा, लेकिन अगर न मिले तो कोई बात नहीं। यह सुनकर खुद आलमंड भी चौंक गया। हंस समझ गया था कि वो बहुत कठिन काम मांग रहा है, लेकिन फिर भी उसने आलमंड और मेलीन को बताया कि उसे लिया को बचाना ही होगा। हंस जानता है कि नौकर अब भी उस पर शक करेंगे, क्योंकि कोई नहीं मानता कि वो इतनी जल्दी बदल सकता है। उनके लिए वो अब भी एक स्पॉइल्ड ब्रैट है जो अपने नौकरों को डराता है। उसे डर है कि जो काम उसने उनसे अभी कहा है वो शायद उन्हें उसके खिलाफ कर दे। पर हंस के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इस उम्मीद के कि ये दोनों मान लें कि वो सच में बदल चुका है। हंस ने आलमंड से कहा, इस वक्त तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा करना होगा। काफी देर की चुप्पी के बाद आलमंड ने जवाब दिया। उसने स्वीकार किया कि नोबिलिटी के अंदर रैंक्स होते हैं। इंपीरियल डिक्री बाकियों से कहीं ऊपर होता है, लेकिन इसके बावजूद आलमंड ने साफ कहा कि वो सिर्फ एक व्यक्ति की सेवा करता है, और वो है काउंट कालिस्टा। हंस को यह जानकर झटका लगा कि आलमंड अपने घराने के लिए इतनी गहरी वफादारी रखता है। आलमंड ने हंस से पूछा, क्या तुम पर कोई बाहरी दबाव है या कोई तुम्हें जबरदस्ती कर रहा है लिया की मदद करने के लिए? वो ये जानना चाहता था कि क्या यह फैसला हांस ने खुद लिया है। हांस समझ गया कि आलमंड कहां से आ रहा है, क्योंकि फ्लिन पहले ही कह चुका था कि उसकी उम्र का लड़का आसानी से दूसरों के प्रभाव में आ सकता है। आलमंड ने आगे कहा कि वो तभी हांस की बात मानेगा जब उसे ये पक्का हो जाए कि कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। आलमंड की वफादारी देखकर हांस को एड्रियन से नफरत सी महसूस हुई कि उसने कभी इतने अच्छे इंसान को खुद से दूर कर दिया। हंस ने आखिरकार आलमंड को जवाब दिया। उसने यकीन दिलाया कि यह फैसला उसी का था। उसने ये भी जोड़ा कि यह निर्णय इस जमीन और यहाँ के सब्जेक्ट्स के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। आलमंड को जब यह यकीन हो गया तो उसने काउंट के सामने सिर झुकाया और कहा कि मैं वैसी लाश ढूंढ कर लाऊंगा जैसी आपने मांगी है। आलमंड के बाद मेलीन ने भी कसम खाई कि मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हंस को खुशी हुई कि वो दोनों को मनाने में सफल रहा। कुछ ही समय बाद नाइट्स ओवेन के कमरे की तलाशी लेने पहुंचते हैं, लेकिन रेजिना दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि ये कमरा उसकी मां का है और वो बीमार हैं, इसलिए कृपया यहां से चले जाएं। सौभाग्य से हांस ठीक समय पर वहां पहुंच जाता है। उसने सैनिकों से पूछा, तुम काउंटेस के कमरे में तलवार लेकर क्या कर रहे हो जबकि वो बीमार हैं? सैनिक ने कहा कि उसने सुना है कि कलिस्ता परिवार सहयोग कर रहा है। हांस ने इसे माना, लेकिन याद दिलाया कि तलाशी देने की बात कभी तय नहीं हुई थी। हंस ने कहा, हमने सैनिकों को रहने की जगह दी है और गद्दार की खोज में मदद की है। क्या यही सहयोग नहीं है? फिर उसने पूछा, क्या इंपीरियल डिक्री में कहीं लिखा है कि महल की तलाशी लेनी होगी? यह सुनकर सैनिक समझ गया कि वो हार चुका है। उसे पीछे हटना पड़ा। रेजिना अपने भाई को देखकर राहत महसूस करती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो गद्दार अभी भी भाग रहा है। हांस ने उसे यकीन दिलाया कि वो ठीक है और माफी मांगी कि वो देर से आया। उसने रेजिना की तारीफ की कि उसने पीठ की स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला। रेजिना ये सुनकर चौंक गई, क्योंकि हांस उस समय वहां नहीं था जब उसने पीठ से बात की थी। हांस को समझ आ गया कि उससे चूक हो गई है, लेकिन उसने जल्दी से बात घुमा दी ताकि रेजिना और गहराई में न जाए। उसने अपनी बहन से कहा कि चलो अंदर चलते हैं और माँ को देखते हैं। माँ के कमरे के अंदर उनकी माँ ने बच्चों को सावधान रहने को कहा, क्योंकि गद्दार अभी भी उनके इलाके में घूम रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे इंपीरियल नाइट्स के साथ सहयोग करें ताकि कोई मुसीबत न हो, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हंस तो पहले ही उस सीमा को पार कर चुका है। हंस ने अपनी माँ को भरोसा दिलाया कि उसने खोज के लिए सैनिक तैनात कर दिए हैं, और क्योंकि गद्दार घायल है, बहुत देर नहीं लगेगी उसे ढूंढने में। हंस ने अपनी माँ से झूठ कहा कि जब वो यात्रा पर था तो उसे एक विदेशी बूढ़ी औरत मिली। उसने उस बुजुर्ग की मदद की और बदले में उसने उसे एक विशेष ऊर्जा से भरी अंगूठी दी। हंस ने अपनी माँ से कहा कि वो अंगूठी पहनने से धीरे धीरे उनकी सेहत वापस आ जाएगी। ओवेन ये सुनकर चौंक गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा ऐसी मिथकीय बातों में विश्वास करेगा। हंस ने कहा कि हो सकता है वो विश्वास न करता हो, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि उसकी माँ वो सुंदर अंगूठी पहने। उसने अपनी माँ की उंगली में वो अंगूठी पहना दी, और जैसे ही अंगूठी पहनी उसका असर दिखने लगा। ओवेन के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और उसने माना कि उसे अब बेहतर महसूस हो रहा है। यह देखकर रेजिना भी चौंक गई। ओवेन ने अंगूठी के रत्न को ध्यान से देखा और अंदाजा लगाया कि ये एक पीला नीलम येलो सैफायर है। अंगूठी की चमक देखकर ओवेन भी समझ गई कि ये वस्तु बहुत कीमती होगी, लेकिन हांस ही अकेला है जिसे इसकी असली कीमत पता है, और उसे पता है कि अगर लोग जान गए कि ये अंगूठी एक महल से भी ज्यादा कीमती है तो अराजकता फैल जाएगी। एक दिन बाद
लौकिया अब भी ठीक हो रही थी। हंस और मेलीन बारी बारी से कमरे की पहरेदारी कर रहे थे। दिन में मेलीन, रात में हंस। हंस ने पिछले जीवन में एक सर्वेंट के तौर पर काम किया था, इसलिए रात में जागना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। हालांकि हंस को थकावट कम महसूस हो रही है और इसका पूरा श्रेय उसके अंदर मौजूद ड्रैगन हार्ट को जाता है। फिर भी हंस को खुद की नहीं बल्कि लाकिया की चिंता है। हंस नहीं जानता कि अगर वो घाव को यूं ही छोड़ दे तो क्या लौकिया ठीक हो पाएगा। उसने खून और मवाद को साफ कर दिया है, लेकिन घाव अभी भी बहुत गहरा है। उसी वक्त उसे दरवाजे पर 5 बार दस्तक सुनाई देती है। हंस बताता है कि उसने और मिलाइन ने एक तरकीब बनाई है। अगर दोनों में से कोई भी दरवाजे पर 5 बार दस्तक देता है तो इसका मतलब होगा कि वो वही हैं, क्योंकि वो ये रिस्क नहीं ले सकते कि कोई और नौकर उनकी बातों या छिपे हुए रहस्यों को जान ले। मेलीन कमरे में दाखिल होती है और उसके हाथ में औषधीय जड़ी बूटियां होती हैं। हंस यह देखकर चौंक जाता है। मेलीन बताती है कि चूंकि लाकिया के बाहरी जख्म गंभीर हैं, इसलिए वो ऐसी जड़ी बूटियां लाई है जो संक्रमण को रोकने और उपचार में मदद करती हैं। हंस और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसे जड़ी बूटियों के बारे में कैसे पता चला। मेलीन बताती है कि उसका पिता एक हर्बलिस्ट था और जब भी वो काम करता था तो मेलीन उसे ध्यान से देखा करती थी। हंस को याद आता है कि मेलीन ने कभी उसे और बाकी नौकरों को बताया था कि उसे हर्बल टी बनानी आती है। हंस ने सोचा था कि मेलीन सिर्फ चाय बना सकती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो असली औषधीय ज्ञान भी रखती है। मेलीन जड़ी बूटियों को पीसती है, उन्हें लाकिया के घावों पर लगाती है और फिर पट्टियां बांध देती है। हंस को इस बात की राहत मिलती है कि उसके पास मेलीने है, जो एक तरह से एक हीलर ही है। हंस अब उम्मीद करता है कि लाकिया जल्दी ठीक हो जाए। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन लाकिया होश में नहीं आता। अब तक 5 दिन बीत चुके थे और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन लाकिया अभी भी बेहोश था। उसी दिन बाद में मेलीन कमरे में जाती है और वहां पहुंचते ही वह चौंक जाती है, क्योंकि लाकिया का कोई अता पता नहीं होता। वो तुरंत हंस को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि लाकिया होश में आ चुका है और इस वक्त एक कुर्सी के पीछे छुपा हुआ है। वो वहीं से बाहर सैनिकों की आवाजें सुनता है जो कुछ जरूरी ऐलान कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें पहाड़ियों में लाकिया की लाश मिल गई है। लाकिया यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि हांस पहले से ही कमरे में मौजूद है। हांस अपनी इनविंसिबिलिटी आर्टिफैक्ट की वजह से चुपचाप लाकिया के पास पहुंच जाता है और लाकिया को खबर भी नहीं होती। हंस अपनी मौजूदगी का खुलासा करता है और उसका नाम लेकर कहता है कि तुम तो जाग चुके हो। ये देखकर हैरानी हुई। असल में हांस पहले से जानता था कि लाकिया होश में है। अपने ड्रैगन हार्ट की वजह से अब उसकी इंद्रियां बहुत तेज हो चुकी हैं और उसने लाकिया की सांसों की गति में बदलाव महसूस कर लिया था। हांस समझता है कि लाकिया अब तक सोने का नाटक क्यों कर रहा था, क्योंकि उसे पूरे माहौल पर शक था। हांस को यह हैरानी नहीं होती, क्योंकि यह एक समझदारी भरा कदम है। आखिर वो एक भागा हुआ आदमी है। लाकिया को जरूर झटका लगा होगा जब वो अजनबियों के कमरे में उठा और देखा कि एक लड़का और एक लड़की उसकी देखभाल कर रहे हैं, जिनसे वह बिल्कुल भी परिचित नहीं है। यह सब जानते हुए हांस को समझ आ गया था कि लाकिया उसके प्रति सतर्क है। लाकिया इसका इजहार करता है, एक चारकोल पिकर को हांस की ओर तानकर। लाकिया पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम उन सैनिकों में से हो जो बाहर हैं? हंस शांति से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाकिया कहता है कि वो ज्यादा पास ना आए। हंस उसे शांत रहने को कहता है और बताता है कि वो अब भी घायल है। वो लाकिया को बातचीत के लिए बैठने की सलाह देता है ताकि वो सब कुछ समझा सके। लाकिया आखिरकार बैठ जाता है, लेकिन हथियार को अपने पास ही रखता है ताकि हंस कोई चाल न चल पाए। हंस जानता है कि उसकी बातें और उसका रवैया ही एकमात्र साधन है जो लाकिया को यह विश्वास दिला सकते हैं कि वह कोई खतरा नहीं है। हंस आखिरकार अपनी बात लाकिया के सामने रखता है। सब कुछ सुनने के बाद लाकिया सबसे पहले पूछता है, लाश का क्या हुआ? वो चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि सैनिकों को जो लाश मिली वो नकली थी और उसे हांस ने तैयार किया था। हंस ये स्वीकार करता है कि उसने एक लाश को लाकिया जैसा बनाया था। उसने लाकिया के कपड़े उस लाश को पहनाए और लाकिया की सिग्नेट रिंग भी उसके हाथ में पहना दी। हंस फिर माफी मांगता है कि उसने लाकिया की चीजें बिना इजाजत इस्तेमाल कर लीं। लाकिया उसे याद दिलाता है कि पीट उसका चेहरा जानता है और इसका मतलब है कि पीट किसी नकली लाश से धोखा नहीं खाएगा। हंस इस बात को मानता है और यही वजह थी कि उसने सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया। चूंकि इस वक्त अगस्त है और बारिश हो रही है,
हांस ने लाश को दलदली इलाके में छोड़ दिया ताकि वह प्राकृतिक रूप से सड़ जाए। सैनिक पहले से ही जंगल में खोज से थक चुके थे और पीट जैसा इंसान बस मामला जल्दी खत्म करना चाहता था। इस तरह हांस ने पीट और सैनिकों को धोखा देने में सफलता पाई। हांस फिर लाकिया से कहता है कि अब तुम्हें 5 साल तक छुपे रहना होगा और भरोसा दिलाता है कि उसका नाम साफ हो जाएगा। वो सलाह देता है कि लाकिया को अगले 5 साल तक इस इलाके में ही छिपा रहना चाहिए। तभी लाकिया अचानक रक्षात्मक हो जाता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे झूठा फंसाया गया है? उसे शक होता है कि हांस कहीं पूरे षड्यंत्र में शामिल न हो। हंस उसे बताता है कि वो अभी सब कुछ नहीं बता सकता। लाकिया फिर पूछता है, 5 साल बाद क्या होगा? हंस जवाब देने से इनकार करता है और बस लाकिया से भरोसा करने की विनती करता है। लेकिन लाकिया इसके लिए तैयार नहीं होता। लाकिया कहता है, मैं तुम्हारी मदद की कद्र करता हूं, लेकिन मैं अपनी जान उस इंसान के हाथ में नहीं दे सकता जो मुझे वो बातें नहीं बताना चाहता जो मुझे जाननी चाहिए। हंस अच्छी तरह समझता है कि लाकिया किस दौर से गुजरा है। उसे हर किसी ने धोखा दिया और गद्दार कहकर बदनाम कर दिया गया। हंस जानता है कि लाकिया को अब हर कोई दुश्मन ही नजर आएगा और यही वजह है कि उसे स्थिति को और भी संभलकर हैंडल करना होगा। हंस फिर एक इल्यूजन स्पेल का उपयोग करता है जिससे वो लाकिया के बालों और आंखों का रंग बदल देता है। लाकिया यह देखकर दंग रह जाता है। उसे यह नामुमकिन लगता है। हंस ने उसके सामने ही इल्यूजन स्पेल का प्रयोग किया और वो भी एडवांस्ड लेवल का स्पेल। सबसे बड़ी बात, हंस ने कोई चांट भी नहीं बोला। यह तो ऐसा जादू है जो इंपीरियल कोर्ट के मियंजिस तक नहीं कर पाते और हंस ने ऐसे कर दिखाया जैसे कोई मामूली बात हो। हंस देखता है कि लाकिया तो इतनी हैरानी में है कि बोल ही नहीं पा रहा, इसलिए वो उसका ध्यान वापस खींचता है। वो लाकिया से कहता है कि बहुत सारी बातें हैं जो वो अभी नहीं बता सकता और वो समझता है कि लाकिया को सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन हंस उसे भरोसा दिलाता है कि उसका किसी को, ना लाकिया को और ना ही एम्परर को, कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। हंस उससे विनती करता है कि वो उस पर विश्वास करे। कुछ पल की चुप्पी के बाद लाकिया आखिरकार कहता है, ठीक है, मैं तब तक तुम पर यकीन करूंगा जब तक नहीं कर पाऊं। हंस को यह सुनकर राहत मिलती है और यह भी कि लाकिया अब उतना शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा। हंस ने लाकिया के बारे में सुना था कि वह एक सॉफ्ट पर्सन है, लेकिन अब तक जो कुछ भी हुआ है उसने उसे बदल दिया है। हंस खुद को एक ऐसी स्थिति में सोचता है जहां एक डरा हुआ बिल्ली जैसा इंसान उसे घूर रहा है। इसी बीच पीट लाकिया की मौत की खबर लेकर एम्परर के पास जाता है। वो उम्मीद करता है कि सम्राट खुश होंगे, लेकिन वे एकदम शांत रहते हैं। पीट सम्राट को याद दिलाता है कि लाकिया ने उन्हें और उनके परिवार को जहर देकर मारने की साजिश रची थी। थोड़ी तसल्ली देने के लिए सम्राट नकली मुस्कान के साथ पीट की उपलब्धि की सराहना करते हैं। अपनी प्रशंसा पाकर पीट वहां से चला जाता है। जैसे ही वो निकलता है, सम्राट टूट जाते हैं। वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं और अफसोस जताते हैं कि काश हालात कुछ और होते। उस शोक के क्षण में सम्राट लाकिया की इज्जत वापस दिलाने की कसम खाते हैं। दूसरी ओर कलिस्ता में लाकिया अब धीरे धीरे अपने नए माहौल में ढल रहा है। हंस ने उसे सबके सामने अपना नया गार्ड कहकर पेश किया। जब हंस स्टडी रूम में मीटिंग बुलाता है, लाकिया भी वहां मौजूद होता है। रेजिना भी वहां होती है, लेकिन वो लाकिया को लेकर सतर्क रहती है। वो आलमंड से पूछती है कि क्या लाकिया ठीक है। आलमंड उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आलमंड झूठ बोलता है कि हंस को लाकिया एक टूर के दौरान मिला था। आलमंड फिर रेजिना से पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई कुछ गड़बड़ लग रही है। रेजिना कहती है, नहीं, लेकिन लाकिया का हाव भाव देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई नोबल है। रेजिना को यह बात खटकती है। उसे समझ नहीं आता कि कोई ऐसा इंसान जो किसी नोबल जैसा दिखता है, वो कलिस्ता जैसे दूर दराज क्षेत्र में एक गार्ड क्यों बनेगा। फिर थोड़ी देर के लिए वो लाकिया की बात भूलकर इस पर चर्चा करने लगते हैं कि हंस ने उन्हें स्टडी में बुलाया क्यों है, लेकिन किसी को भी मीटिंग की असली वजह नहीं पता। दूसरी ओर लाकिया हंस की कोशिशों से प्रभावित होता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है ताकि उसकी असली पहचान गुप्त रह सके। कैसल में रहने वाले सभी लोगों में से केवल हंस, मेलीन और आलमंड को लाकिया की सच्चाई पता है। लाकिया को महल के सभी लोगों की चिंता है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उसे उस लड़के की है जो अभी स्टडी में घुसा है, हंस। वो हैरान है कि हंस महल को कितनी कुशलता से चला रहा है। हंस ने शासन की बागडोर सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में संभाली थी और उससे पहले उसे कोई अनुभव नहीं रहा होगा।